Hello friends, so I'm back with the question number 4. Okay, so this is all about Certificate in Professional Development of Teachers CPGT assignments July 22 to January 23. Okay, so I'm Sujata Parulkar, TGT English from JNV Barwani. So this is the question number 4. Self-development of teachers. This has been taken from a new section BES 062. Explain the different type of leadership styles. Which of the leadership style is most suitable in school settings and why? So this is the question. इसमें इस क्वेश्चन को हमको बताना है कि कौन कौन से डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं और कौन सा स्टाइल स्कूल के लिए बेस्ट है और क्यों है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे. तो लीडरशिप स्टाइल्स को हम लेंगे. सबसे पहला लीडरशिप स्टाइल जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है. डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल जो होता है ये बहुत ही पाथ और गोल थ्योरी पर बेस्ड है ना. पाथ और गोल थ्योरी यानी कि एक रास्ता डायरेक्शन बताने वाला. डायरेक्टिव से ही मतलब समझते हैं कि डायरेक्शन बताने वाला. तो ये जो है ये जो वाले जो लीडर्स होते हैं ये डायरेक्शन बताते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हमको बताते हैं कौन से अचीव करने हैं. इनके मेथड एकदम क्लियर होते हैं है ना. ये रूल बनाते हैं और एक टाइमलाइन भी सेट कर देते हैं आपके लिए. ठीक, तो ये मतलब आपको सब कुछ तैयार करके दे रहे हैं, आपको रूल्स बता रहे हैं, आपको क्लियर मेथड बता रहे हैं. लेकिन इनमें अथॉरिटी होती है थोड़ी सी कि शुरू से आपको स्टार्ट से अथॉरिटी पूरा टोटल कंट्रोल उनके हाथ में होता है और ये प्रोटोकॉल को बनाते हैं, हायरार्की को भी इन्फोर्स कराते हैं. टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर टेल्स अपॉन इट्स व्हाट आर दे एक्सपेक्टेड टू हाउ एंड व्हेन, इंक्लूड्स डेवलपिंग सिस्टम प्रोसीजर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्सेट्रा. तो ये जो डायरेक्टिव है ये बहुत अच्छा लीडरशिप स्टाइल है. जैसे कि सपोज आप एक म्यूज़िक का बैंड बनाने जा रहे हैं, आप म्यूज़िक टीचर हैं और आपको एक बैंड बनाना है, ठीक है. और बैंड में आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे सब अलग अलग तरह का म्यूज़िक बजा रहे हैं. आपका काम क्या है वहाँ पे सिंक्रोनाइज करना. तो आपको सिंक्रोनाइज करना है. तो इसके लिए आपको एक डायरेक्टिव लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए क्योंकि आपको बच्चों को बताना है कि आपको एग्जैक्टली क्या म्यूज़िक चाहिए, उसके हिसाब से बच्चे बजाएं. तो आप उनको गोल बताएंगे, उनको रूल्स बता देंगे और उसके लिए एक टाइमलाइन भी सेट कर देंगे और फिर आप इसको पूरा बैंड को अपने करेंगे रिकॉर्ड. तो आप देखिए कि बहुत ही अच्छा आपका होगा. तो ये डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल ये बहुत अच्छा स्टाइल है. लेकिन इसमें कुछ चीज़ें कम होती है कि जैसे क्योंकि जो अपना पूरा कंट्रोल जो लीडर के हाथ में ही रहता है तो कई बार ये चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है. नेक्स्ट है सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल. तो अगर आप अप्रोचेबल हैं है ना, एम्पैथेटिक हैं और तो आप बहुत अच्छे एक सपोर्टिव लीडर बन सकते हैं. सपोर्टिव लीडर भी पाथ गोल थ्योरी पर ही आधारित है. पहला वाला भी पाथ गोल थ्योरी पे था, ये भी पाथ गोल थ्योरी पे है. इसमें जो वो अपने वेलनेस और बेनिफिट्स ऑफ सबॉर्डिनेट्स को देखता है कि हमारे सबॉर्डिनेट्स का किस में वेल है ना, किस में अच्छाई है उनकी, उनका किस में और इमोशनल सपोर्ट भी वो देते हैं. इमोशनली भी अपने एम्प्लॉयज़ को अपने जो अंडर है उसको सपोर्ट करते हैं. कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट बनाते हैं, बहुत ही अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और साइकोलॉजिकल बैकअप भी देते हैं. साइकोलॉजिकल बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इमोशनल और माइंड को समझने के लिए. और स्ट्रेस को कम करते हैं, स्ट्रेस को एलिवेट करते हैं और इंक्रीज परफॉर्मेंस, जिससे हमारी जो है परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है. तो ये सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल बहुत ही अच्छा है और मेरे ख्याल से इसको नवोदय के लिए बहुत सूटेबल है क्योंकि नवोदय जो है इसमें 24 घंटे का काम रहता है. इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा डे स्कूल है, हमने बच्चों को भगा दिया उसके बाद फ्री हो गए. नहीं, हमारे बच्चे वहीं रहते हैं तो हमें हमेशा हर चीज़ का ध्यान रखना है. तो इसको मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि सपोज आप फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं और आपने अपने बच्चों को एक गेम मैच के लिए तैयार किया और आपके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, जीतने की भी चांस उनके 100% है. लेकिन क्या होता है कि जैसे ही बच्चा फील्ड में उतरा, कोई बच्चा जो मेन लीडर गेम का खेलने वाला था खिलाड़ी वो इंजर हो जाता है, उसको चोट लग जाती है. तो आपका क्या रोल है वहाँ पे? आप सपोर्टिव हैं तो आप वहाँ पे गेम को नहीं देखेंगे बल्कि आप किस चीज़ को देखेंगे, बच्चे की हेल्थ को. कि बच्चे की चोट लग गई तो आप उसको गेम से विड्रॉ करा लेंगे चाहे भले ही आपकी टीम उसके बदले हार जाए. तो ये सपोर्टिव है जिसमें आप एम्प्लॉय जो अपने वर्कर का, अपने जो लंडर है उसको उसकी वेलनेस का ध्यान रखता है, उसको इमोशनली सपोर्ट करता है, उसको साइकोलॉजिकली सपोर्ट करता है. तो ये हो गया सपोर्टिव लीडर स्टाइल. तो ये बहुत ही अच्छा स्टाइल है, इसमें कोई भी कमी नहीं है, ये परफेक्ट है. तीसरा आता है कंसल्टिंग लीडरशिप स्टाइल.
कंसल्टिंग से आप खुद ही मतलब से ही समझ गए होंगे कि ये डेमोक्रेटिक होता है ना, यहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाती है कंसल्टिंग। तो इसमें जो होता है वो अपने सबऑर्डिनेट से बात करता है ना, वो डिसीजन लेता है, इन्हेंस करता है उसको, यानी कि जो लीडर है उसमें वो टीम बिल्डिंग बनाता है, टीम बनाता है, अपनी पूरी टीम बनाता है और फिर स्किल्स बनाता है जिससे वो उसको प्लान को बनाए और डिसीजन ले सके। लीडर्स जो अपने हैं उनसे सजेशंस लेते हैं, कंसल्टिंग जैसे वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, अपनी टीम से कंसल्ट करते हैं, उनके सजेशंस लेते हैं, उनके ओपिनियंस लेते हैं और उनको बताते भी हैं और उनकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी इस चीज़ पे भी वो काम करते हैं। ठीक है, इसमें और भी हम चीज़ें जैसे समझें कि कई बार क्या होता है कि कोई नया प्रिंसिपल स्कूल में आता है, उसको स्कूल के बारे में ज़्यादा नहीं पता, अभी वो नया नया आया है, उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है स्कूल के बारे में, तो वो कंसल्टिंग लीडरशिप स्टाइल को अपनाना चाहिए। उसमें क्या है कि हमको तो नहीं पता लेकिन बाकी लोगों को तो पता है, तो वो उन सब से सलाह ले सकता है, उन सब से अपना फाइनल व्यू रखें, वो बात अलग है, लेकिन टीचर्स से पूछना कि यहाँ पर क्या सिस्टम है क्या है, बजाय इसके कि आके अपना डिसीजन दूसरों पे थोप दें, तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। तो जैसे सपोज प्रिंसिपल है, उन्होंने आपको ये ड्यूटी दी कि आपको इलेक्शंस कंडक्ट कराने हैं स्कूल में। ठीक है, अब आपको इलेक्शंस कंडक्ट कराने हैं तो आप टीम लीडर हैं, आपके नीचे बहुत सारे टीचर्स हैं, कुछ टीचर्स जो हैं वो रेडी नहीं है इलेक्शंस के लिए, वो कहते नहीं ये गलत है, इससे इंडिसिप्लिन होगा, ये होगा वो होगा। कुछ टीचर्स रेडी हैं, तो अब आपका क्या रूल है, आपको कंसल्ट, आप सबसे सलाह लेंगे सबकी, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन आपका ही रहेगा। तो ये कंसल्टिंग हो गए। तो ये इसमें क्या है, इसमें बहुत अच्छा ये है कि आपके नीचे जो लेकिन लोग होने चाहिए वो मैच्योर थोड़े से होने चाहिए, उनको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए अच्छे से, अदरवाइज वो आपको गलत भी गाइड कर सकते हैं। तो कंसल्टिव जो है बहुत अच्छा लीडरशिप स्टाइल है। नेक्स्ट आता है डेलीगेटिंग। डेलीगेट मतलब करना कि दूसरे को हम अपनी पावर को देते हैं, तो ये एक अलग ही टाइप का है, ये लो टास्क और रिलेशनशिप बिहेवियर अप्रोच है। वेल लीडर एम्पावर्स एन इंडिविजुअल टू एक्सरसाइज ऑटोनॉमी। अब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो स्टाइल है, इसमें जो लीडर होता है वो इंटरफियर नहीं करता डिसीजन ऑफ मेजॉरिटी, यानी जो मेजॉरिटी डिसीजन ले रही है, यानी जो पूरा समूह डिसीजन ले रहा है उसमें लीडर इंटरफियर ही नहीं करता। ठीक है ना, दे देमसेल्फ वो पार्ट, खुद एक उसका पार्ट बन जाता है। आप देख रहे हैं फोटो में कि डेलीगेशन उसने दूसरों को दे दिया, खुद वो लीडर बन के ऑटोक्रेट बन के नहीं बैठा, उसने खुद भी वो एक सलाह ही देगा। तो यहाँ पे लो इंटेंसिटी हो जाती है और जो लीडर होता है वो प्राइमरी पैसिव ही रहता है, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, क्योंकि वो अपने जूनियर्स को उसने काम दे दिया सारा और वो खुद एक तरफ होके बैठ गया, सपोज, है ना। और इसमें क्या है, लेकिन आपको जैसे एग्जांपल्स मैं बताना चाहूँगी कि आपको जैसे एक बोर्ड ऑफ टीचर्स को, आपको टीचर्स का एक ग्रुप बनाया और उसको आपका लीडर बना दिया आपको, और आपसे कहा गया कि आप पूरा साइंस का 11th का करिकुलम बनाइए। अब जब आप करिकुलम बनाने बैठे तो आपने देखा कि और टीचर्स को बहुत अच्छे से आता है, तो आपने उनको काम दे दिया, आप चुप होकर बैठ गए, उन्होंने सारा बनाया, आपने इसको इकट्ठा किया, असेंबल किया और दे दिया। तो ये हो गया आपका यहाँ पर डेलीगेटिंग, क्योंकि आपको वो चीज़ इतनी अच्छे से नहीं आ रही थी, बाकी लोग आपसे, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए कि जिसको आप अपनी पावर डेलीगेट कर रहे हैं वो उतना ही मैच्योर होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, जो उसको सही तरीके से करे और उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस चीज़ में। अगर सपोज आपने किसी को पावर डेलीगेट पर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो काम बिगड़ जाएगा, तो ये हमारी लीडरशिप खराब हो जाएगी। तो डेलीगेटिंग लीडरशिप नवोदय में होता है, क्योंकि नवोदय में बहुत वर्कलोड होता है, तो कई बार ये हम स्टाइल बच्चों से भी कर सकते हैं, बच्चों के संग भी हम ये काम ले सकते हैं। बच्चों को भी कोई ऐसे हमको रूल्स बनवाने हैं या कोई हाउस का कुछ ऐसा एक्टिविटी करानी है तो हम बच्चों को डेलीगेट कर सकते हैं। तो ये लीडरशिप स्टाइल बहुत अच्छी है नवोदय के लिए। अब आता है ऑटोक्रेटिक, जैसे कि नाम से ही क्लियर है ऑटोक्रेटिक। तो ऑटोक्रेटिक कैसा होता है, ये 1 पर्सन का कंट्रोल होता है। ऑटो मीन्स 1 पर्सन का कंट्रोल होता है डिसीजन, और वो अपने ग्रुप से बहुत ही कम इनपुट लेता है, उनसे बहुत ही कम सलाह मशवरा बहुत कम करते हैं। ऐसे प्रिंसिपल्स हमारे नवोदय में पहले बहुत पाए जाते थे, अब तो कम हो गए हैं, अब तो डेमोक्रेटिक हो गया है सब कुछ। ऑटोक्रेटिक लीडर्स जो होते हैं वो अपनी बिलीफ, अपने को सोचते हुए हर डिसीजन को लेते हैं, है ना, और वो दूसरों की ज़्यादा सलाह लेना, एडवाइस लेना, वो सोचते हैं कि नहीं ये गलत है। तो ये बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, डिसाइसिव होते हैं, वेरी क्लियर होते हैं अपने में, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं और डिस्कशंस बहुत कम करते हैं। लेकिन ऑटोक्रेटिक का जो मेन है कि ये बहुत ही
टाइट डिसिप्लिन रखते हैं, इनका डिसिप्लिन बहुत टाइट होता है, रॉबस्ट कंट्रोल होता है ना। और ये इनका टाइम बाउंड रिजल्ट देना है इनको, और नो डिस्कशन, लेस कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट, तो ये होता है। तो इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि बाकी लोग बहुत पैसिव हो जाते हैं और लो स्किल्स हो जाती हैं उनकी, तो और फॉलो मी वाला हो जाता है, फॉलो मी मतलब मेरे पीछे आओ, उनका ये मतलब ये उनको कह सकते हैं कि ये उनकी लाइन हो सकती है, फॉलो मी, ओके यू विल नॉट से एनीथिंग, फॉलो मी। लेकिन ये वहाँ उन जगहों पे काम करता है जहाँ पे हमको टाइम बाउंड रिजल्ट चाहिए। जैसे कि सपोज एक पीटी टीचर है, उसको अपने स्कूल में परेड करनी है, तो अगर वहाँ पे ऑटोक्रेटिक नहीं होगा तो वो परेड नहीं करा पाएगा, उसको बच्चों को डांटना भी पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, तब बच्चे वो परेड सीखेंगे। नहीं तो बच्चे पाँव ढंग से नहीं चलाएंगे, बच्चे एक सिंक्रोनाइज वे में नहीं करेंगे। तो कई जगहों पर ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल अच्छा है। तो नवोदय में अगर आप इसको सभी के लिए बोले तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों में ऑटोक्रेटिक होना बहुत इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन के लिए खास करके। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल ये बहुत ही अच्छा है, इसको पार्टिसिपेटिव भी बोल सकते हैं कि पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल है, शेयर्ड लीडरशिप स्टाइल भी बोल सकते हैं। इसमें मेंबर्स जो हैं वो ग्रुप के पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, और ये किसी भी, ये बहुत ही अच्छा है, ये नवोदय में होना चाहिए, नवोदय की सेटिंग्स के लिए परफेक्ट है, क्योंकि नवोदय जो है वो बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है। हर अगर हम देखें तो सोशली, इकोनॉमिकली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर एरिया को कवर करता है ना। और इसमें डेडिकेशन, कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो टीचर्स जो हैं वो उनका गाइडेंस लेना, उनके सजेशंस लेना, कंट्रीब्यूशन उनका है ही, डेडिकेशन है ना। तो प्रमोट, तो ये क्या इंडिपेंडेंट फ्रीडम को भी प्रमोट करता है, जिससे टीचर्स को जब फ्रीडम मिलता है, बच्चों को भी अगर हम देखें, बच्चों को भी जब फ्रीडम मिलता है तो वो तो बेटर वे में, रिस्पॉन्सिबल वे में काम करते हैं। और ये जो होता है हमारा, इसमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पावर भी है, हम पावर को डिवाइड कर सकते हैं, तो एक व्यक्ति के पास नहीं रहता ना। और जो इसको हम बोलें तो इसको हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये उदार इसमें रहता है सब कुछ। तो जैसे अब इसमें आप कुछ देख सकते हैं कि अगर आपको कोई काम दिया जा रहा है, कोई ग्रुप वर्क दिया जा रहा है, तो उसमें आप लीडर हैं, तो आपको सभी की सलाह लेनी है, सबका करते हुए, सबका कंट्रीब्यूशन लेके आप उस काम को करेंगे। लीडर ऑब्वियसली लीडर डिसीजन लेगा, लीडर लास्ट में कलेक्ट करके अपना फाइनल डिसीजन लेगा, लेकिन डेमोक्रेसी, जैसे हमारे देश में भी डेमोक्रेसी है वैसे ही। अथॉरिटेटिव लीडरशिप जो होती है ये डायरेक्शन और विजन की होती है। इसका दूसरा नाम विजनरी भी कहा गया है, इसको विजनरी लीडरशिप भी कहा गया है ना। ये जो है ये एक बहुत ही अच्छा, जैसे कि एक थेरेपिस्ट होता है ना, जैसे थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट के संग बिहेव करता है, तो ये एक थेरेपी है, अथॉरिटेटिव थेरेपी दे रहा है वो आपको, थेरेपी लीडरशिप है ये अपने क्लाइंट्स को। ये टॉर्च बेरर्स का काम करते हैं। और कम विथ मी, इनका जैसे उसमें था फॉलो मी, इसमें है कम विथ मी, मेरे साथ चलो, है ना। लीडर जो होते हैं वो कर सकते हैं उसको बहुत अच्छे से। तो ये है, जैसे कि आप देखिए कि इसमें लिखा भी हुआ है, लीडर्स टेंड टू एक्ट एज मेंटर्स गाइडिंग देयर टीम और ऑर्गेनाइजेशन, particularly useful when the organization is adrift and needs a visionary approach to turn things। जैसे कि हमारे मोदी जी हैं, है ना, एक विजनरी अप्रोच है उनका। अथॉरिटेटिव थोड़ा सा कभी कभी सबको लगता है, लेकिन जो उनका विजनरी है वो किसी के पास विजन है ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी। नॉट सुटेबल व्हेन द लीडर इज लेस, लेकिन ये उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जिनमें एक्सपीरियंस ही नहीं है। जो लीडर्स एक्सपीरियंस नहीं है वो अथॉरिटेटिव अगर हो जाते हैं तो वहाँ पे गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो ये हमको एक डायरेक्शन है, ठीक है। दे अप्रोच प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंस, दे हैव अ क्लियर विजन ऑफ व्हाट सक्सेस लुक्स लाइक एंड गिव देयर टीम मेंबर्स क्लियर डायरेक्शन एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एज दे वर्क टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं उनको बिल्कुल क्लियर कट गोल मिल जाता है। तो अथॉरिटेटिव जो है अच्छा है, अगर आपका लीडर एक्सपीरियंस्ड है, मैच्योर्ड है, इंटेलिजेंट है, तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए साबित हो सकता है। और उसके अंडर में रह के हम लोग भी बहुत कुछ अपने प्रोजेक्ट्स को अपने आगे बढ़ सकते हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो ये नवोदय के लिए एक अच्छा है। जैसे डांस टीचर है, उसको अगर कोई कॉम्प्लेक्स डांस स्टेप है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो उसको बच्चों को वो डांस स्टेप सिखाना है ना। अब बच्चों को वो नहीं आ रहा, वो बच्चों को बता रहा है ऐसे करो ऐसे करो, नहीं आ रहा, तो बेस्ट तरीका क्या है, वो खुद करके बच्चों को दिखा दे। तो अगर टीचर खुद करके बच्चों को स्टेप्स सिखाएगा तो देखिए बच्चे कितना अच्छा करेंगे और वो कितना अच्छा उसका वो भी आएगा। लेकिन उसके लिए उस टीचर को आना चाहिए ना, तभी तो वो कर पाएगा। तो ये अथॉरिटेटिव हो गया, ठीक है।
अब आता है लेजर्स फेयर लीडरशिप स्टाइल। तो लेजर्स फेयर लीडरशिप स्टाइल क्या है? लेजर्स फेयर लीडरशिप स्टाइल जो है ये प्रोजेक्ट मेथड है। ये एक प्रोजेक्ट मेथड का स्टाइल है। इसको डेलीगेटिव से थोड़ा सा जोड़ा जा सकता है, हैंड्स ऑफ लीडरशिप। इसमें जो लीडर है आप देख रहे हैं कितना रिलैक्स बैठा है, ठीक है ना, वो बिल्कुल रिलैक्स होके बैठता है। और जो पावर जो होती है वो ट्रांसफर टू टीम मेंबर, पूरी पावर टीम मेंबर्स को दे दी जाती है। लीडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग रिस्पॉन्स। लीडर का काम क्या है? केवल फैसिलिटेटर, उसको उनको देना है, अच्छा भाई हाँ ये ले लो ये ले लो ये ले लो। डिसीजन मेकिंग इज डन बाय द टीम मेंबर्स, और सारा डिसीजन भी वही लोग लेते हैं। डेलीगेटिव में भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें भी ऐसा थोड़ा सा है। डेलीगेटिव में इसमें अंतर ये है कि डेलीगेटिव में लीडर आखिरी में डिसीजन अपना ही रखता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पूरा डिसीजन ही जो टीम मेंबर्स हैं वो रखते हैं। तो उनको पूरी तरह से टास्क की कमांड सौंप दी जाती है। तो आप देख सकते हैं, फिर आप ऐसे रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। तो लेजर्स फ्री लीडरशिप जो है नवोदय में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसमें अगर पूरी पावर दूसरों को ट्रांसफ़र हो जाती है टीम मेंबर्स को, तो कई बार अगर टीम अच्छी नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हाँ, अगर टीम मैच्योर्ड है, टीम उस चीज़ को समझती है ना, तो उसको हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशनल, लास्ट और लीस्ट है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल जो होता है इसमें जो है मैनेजमेंट फिलॉसफी है पूरी, दैट इनकरेज एंड इंस्पायर्स एम्प्लॉयज टू इनोवेट एंड डेवलप न्यू वेज टू ग्रो एंड इम्प्रूव द पाथ टू, यानी नए नए इनोवेशन करके नए नए तरीके से एम्प्लॉयज़ को अपने इनकरेज करती है वो, ताकि वो अच्छा काम कर सकें अपनी कंपनी के लिए, अपने स्कूल के लिए। आधा इसमें जो है एग्जीक्यूटिव्स गिव ट्रस्टेड एम्प्लॉयज़ इंडिपेंडेंस। इसमें जो लीडर होता है वो अपने नीचे वालों को आज़ादी देता है कि आप अपने डिसीजन लो, अपना सपोर्ट सिस्टम बनाओ, प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो ये चेंज के लिए तैयार होते हैं ये लोग, मतलब रेडी रहते हैं, ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी रहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं, इंस्पिरेशनल टीम प्लेयर होते हैं, एबिलिटी टू इनकरेज पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअलाइज्ड है, इसमें इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन है, मोटिवेशन और इंस्पिरेशनल है ये, और ये बहुत ही आइडलाइज्ड है ना, विजनरी है। जैसे कि आप सपोज आपको क्लास 12th का क्लास टीचर बना दिया जाता है, और आप जब क्लास में अटेंड, बच्चे कहते हैं कि नहीं हम आपको क्लास टीचर एक्सेप्ट नहीं करते, वो जाकर प्रिंसिपल से कहते हैं कि आप क्लास टीचर चेंज कर दीजिए हमारा। तो प्रिंसिपल कहता है ठीक है ओके, हम थोड़े दिनों बाद देखते हैं। फिर आपका क्या काम है, आप वहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बच्चों को। आप धीमे धीमे अपने अच्छे व्यवहार से, अपनी अच्छी एक्टिविटी से, अपने अच्छे बोलने के तरीके से, या बच्चों को थोड़ी उनके हिसाब से चला के आप उन बच्चों का दिल जीत सकते हैं और उनके एक रेपो बना सकते हैं उनके संग अच्छा, और बाद में बच्चे आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्म, आप उसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये बहुत चैलेंजिंग होता है, एक चेंज लाना होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वक्त के संग इस टाइप की लीडरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो ज़माने रह गए जब ऑटोक्रेटिक हुआ करता था, अब तो ट्रांसफॉर्मेशनल का ज़माना आ रहा है, और इसी में हमारी सक्सेस है, इसी में हम इनोवेशन कर सकते हैं। इनोवेशन आप तभी तो करेंगे जब आप फ्री होंगे। अगर आप चेंज में ही बंद हैं तो आप कैसे इनोवेशन कर सकते हैं जब आप फ्री माइंड से सोच नहीं सकते, आपको फ्रीडम नहीं है। तो दिस स्टाइल इज बेस्ट फॉर नवोदय विद्यालय, Jawahar Navodaya Vidyalaya, and I hope that you have understood all the 9 type of leadership styles which I have taken up, और आप इसको अच्छे से इस असाइनमेंट को लिख भी सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। प्लीज़ शेयर एंड कमेंट एंड लाइक द वीडियो, और आप अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर भेजें, चाहे मुझे पर्सनल भेजें, चाहे मेरे यूट्यूब पे ही आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे बहुत अच्छा लगता है और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।